हेलो फ्रेंड्स, आप सब ने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का नाम तो सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंग एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ब्लैक होल्स पर रिसर्च करने में लगा दी। अब ब्लैक होल के अंदर तो हम जा नहीं सकते और अगर गलती से सही सलामत चले भी गए तो भी वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट उत्सुक हैं। ये एक तरीके से यूनिवर्स की अल्टीमेट मिस्ट्री है जो हमारे आंखों के सामने है भी और नहीं भी। स्टीफन हॉकिंग बहुत ही छोटी उम्र में शरीर से पैरालाइज्ड हो गए थे, पर उन्होंने सिर्फ अपनी सोच और लॉजिक के जरिए ये पता लगाया कि ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है और इसके साथ साथ ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं ये भी। इसी कारण आज वो इतने मशहूर हैं, क्योंकि और साइंटिस्ट इतने गहरे स्तर पर सोच नहीं पाए। तो आइए जानते हैं उन्होंने ब्लैक होल्स के फिजिक्स में क्या योगदान दिए। सबसे पहले जानिए कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जिसका नाम है दी इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक तरीके से बाउंड्री है एक ब्लैक होल की। जब तक आप इवेंट होराइजन के बाहर हैं, आप सुरक्षित हो, पर अगर आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया तो आप कभी वापस बाहर नहीं आ सकते। तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि चलो मैं इवेंट होराइजन पर ही गहरा रिसर्च करता हूँ कि ये आखिर कैसे काम करता है, और उन्होंने पाया कि एक इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक होलोग्राम की तरह काम करता है। ब्लैक होल के अंदर क्या क्या चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन के अंदर ही छिपी हुई है और हमें बस उसे इंटरप्रेट करना यानी समझ पाना नहीं आ रहा। हालांकि इस इंफॉर्मेशन को रीड करना बहुत ही मुश्किल है, पर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को रीड करके हमें एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम ब्लैक होल के अंदर की एनर्जी जान सकते हैं, बस ब्लैक होल की सतह का एरिया पता करके। सिर्फ ब्लैक होल्स की अंदरूनी ऊर्जा यानी एनर्जी का पता चल जाने से हमें ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं बाय द फॉर्मूला E = mc²। क्योंकि मास भी एनर्जी का ही एक रूप है, तो हमें टोटल मास पता चल जाता है मैटर का एक ब्लैक होल के अंदर। और इसी के साथ हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ही एक ब्लैक होल के अंदर कुछ भी जाएगा तो उसका मास यानी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि उसका इवेंट होराइजन का रेडियस भी साथ ही साथ बढ़ेगा। इस एनर्जी फॉर्मूला के साथ, जो कि अपने आप में ही एक क्रांतिकारी फॉर्मूला था, पहली बार हम ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में बात कर पा रहे थे। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया की भी खोज की। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स की है, एक ऐसी थियरी की तलाश करना जो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन कर सके। एक ऐसी थियरी जो कि थियरी ऑफ एवरीथिंग हो। पर कोई भी साइंटिस्ट एकदम से ही किसी थियरी का निर्माण नहीं कर सकता। पहले हमें उस थियरी की कुछ झलकें मिलती है और धीरे धीरे हमें मिलती है वो कंप्लीट थियरी। तो स्टीफन हॉकिंग ने अप्लाई किया क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत बिल्कुल पहली बार एक ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स में। ब्लैक होल असलियत में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम रिलेटिविटी के जरिए स्टडी करते हैं, पर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू स्टडी किया और खोज करी हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया की। जब स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स को क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के जरिए स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ब्लैक होल्स हमेशा से एक किस्म का रेडिएशन बाहर रेडिएट करते जा रहे हैं। इस रेडिएशन को उन्होंने कहा दी हॉकिंग रेडिएशन। और अब ये रेडिएशन यही भविष्यवाणियां करती है कि अगर ब्लैक होल्स कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। और क्योंकि ब्लैक होल्स की ऊर्जा हमेशा उसके इवेंट होराइजन के एरिया के समान रहती है, तो अगर ऊर्जा बाहर रेडिएट होती जाए तो इवेंट होराइजन कंटिन्यूअसली छोटा होते जाएगा, अनलेस ब्लैक होल लगातार मास को निकलता रहे। और अगर ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं जा रहा तो धीरे धीरे ब्लैक होल सिकुड़ता जाएगा और अंत में स्पेस में इवेपोरेट यानी गायब हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन और अपने पहले दिए गए ऊर्जा के फॉर्मूले से ब्लैक होल इवेपोरेशन की भी डिस्कवरी की। आइए अपना खुद का एक ब्लैक होल बनाते हैं। इसके लिए एक और बार नजर डालिए एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला पर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें m या तो फिर r की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, बिकॉज बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। और ये संभव कर पाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की मास की डेंसिटी बढ़ानी होगी या फिर उसका साइज घटाना होगा। तो अगर हम किसी तरह डेंसिटी बढ़ा दें तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इन स्पेस जिसे ब्लैक होल कहा जाएगा। अब लेकिन ये ऑब्जेक्ट जिसे हम ब्लैक होल कहेंगे, ये हमें स्पेस में दिखाई कैसे देगा, क्योंकि ये खुद ही तो काले रंग का है। ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स है। इनके अंदर क्या हो रहा है हमें ये कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनसे कुछ भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि एक किरण रोशनी की भी नहीं। और इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो आखिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि ब्लैक होल कहाँ मौजूद है? इसके लिए हम एक बहुत ही क्रिएटिव तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेस के किसी रीजन में एक ब्लैक होल होगा तो उस ब्लैक होल के आसपास की चीजों पर ग्रेविटी का भीष्म प्रभाव
जरूर पड़ेगा, यानी एक ब्लैक होल के अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही होगी। तो अगर हमें अंतरिक्ष के किसी भाग में ऐसा दिखता है कि काफी सारे प्लैनेट्स या सितारे एक अंधेरे से इलाके के चक्कर काट रहे हैं, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि वहाँ एक ब्लैक होल मौजूद है। पर फ्रेंड्स, क्या आपने एक बात नोटिस की कि ब्लैक होल से ग्रेविटी बाहर निकल रही है पर लाइट नहीं। मतलब कि जो ये ग्रेविटी का आकर्षण है, ये भी तो ब्लैक होल के अंदर के मास के कारण ही तो है। तो अगर हमें किसी तरह ब्लैक होल के अराउंड ग्रेविटी का फोर्स कितना है पता चल सके, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ब्लैक होल के अंदर कितना मास मौजूद है। और ऐसी ही ग्रेविटी बेस्ड तकनीक का इस्तेमाल करके हम ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है ये पता लगा सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो सबसे आधुनिक तकनीक है, जिन पे सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है, वो है ग्रेविटेशनल वेव्स को सटीकता से माप पाना। आई होप आपने हाल ही में हुए ग्रेविटेशनल वेव्स पर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा न्यूज में। अगर हम इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को कामयाबी से माप सके, तो ये हमें ब्लैक होल्स के अंदर क्या चल रहा है ये मापने में मदद कर सकता है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी आंखों की तरह काम करेगी, देखने के लिए कि एक ब्लैक होल के अंदर असल में क्या चल रहा है। और वैज्ञानिकों ने हाल ही में लाइगो एक्सपेरिमेंट्स में इन ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार ऑब्जर्व किया, और इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर पाने में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट का भी योगदान था। ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हमने अर्थ पर डिटेक्ट किए हैं, ये दो ब्लैक होल्स के आपस में टकरा के एक बड़ा ब्लैक होल बनने से उत्पन्न हुई थी। और अब ग्रेविटेशनल वेव्स पर जम के रिसर्चेस चालू है ताकि हम ब्लैक होल्स के अंदर की इंफॉर्मेशन जान पाए। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे काम करता है लाइगो एक्सपेरिमेंट। लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। लाइगो एक्सपेरिमेंट्स को समझने से पहले आपको आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारा स्पेस एक रबर शीट की तरह है, और अगर आप इस रबर शीट पे मास रखोगे तो आपको एक कर्वेचर यानी एक कर्व्ड सी सतह मिलेगी, जो कि होगी हमारी ग्रेविटी। अब जैसे जैसे इस रबर शीट पे चीजें मूव करेंगी, वो एक तरह के वेव्स का निर्माण करेंगी, और यही वेव्स होंगे हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स। इन्हीं वेव्स के वजह से हमारा स्पेस बार बार स्ट्रेच और स्क्वीज होता है, और इसका प्रभाव हम करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक महसूस कर सकते हैं। इन्हीं वेव्स को मापने के लिए हम एक इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरोमीटर में हमारे पास दो लंबे परपेंडिकुलर ट्यूब्स होते हैं, जिनकी लंबाई एग्जैक्टली बराबर होती है, और इन ट्यूब्स में एक ही लाइट सोर्स से लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है। इन ट्यूब्स के दूसरे एंड पर मिरर होता है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो इसका इंटरफेरेंस ऐसे होता है कि दोनों वेव्स पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पर अगर एक ग्रेविटी वेव आती है तो इन ट्यूब्स की लंबाई बारी बारी से बढ़ती और घटती रहती है, जिसके वजह से अब ये लाइट वेव्स कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होती, और हमें पता चल जाता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स पास हो रहे हैं। इन ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से हमें ये पता चल सकता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है, और इनके थ्रू हम ब्लैक होल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि ये वेव स्पेस का ही डिस्टर्बेंस है, तो इन पे कोई एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लागू नहीं होता। एस्केप वेलोसिटी आधारित है इस बात पर कि स्पेस में कोई चीज कितना तेज ट्रैवल कर रही है, और ना कि स्पेस खुद कितना तेज बढ़ या घट रहा है, क्योंकि ये बढ़ना और घटना अपने आप में ही ग्रेविटी है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी, और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।